नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में जल्द न्याय पर दिया जोर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर जिला न्यायपालिका समेत सम्मेलन का किया उद्घाटन। डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। देश को आज मिली 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को मिली मजबूती। पीएम ने कहा, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई जैव अर्थव्यवस्था नीति की शुरुआत। कहा, आने वाले वर्षों में भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर करेगी स्थापित। 21वीं सदी की अगली क्रांति जैव क्रांति होगी। रेप मर्डर केस में ममता सरकार पर भाजपा का लगातार हमला जारी। कोलकाता में भाजपा के धरने का आज तीसरा दिन। बैकफुट पर आई टीएमसी भी कर रही है प्रदर्शन। यूपी और दिल्ली में चिकित्सकों का शांतिपूर्ण मार्च। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी राजनीतिक कलाबाजी की माहिर। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अहम बैठक। संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। 3 दिन चलने वाली बैठक में संगठन के कार्यों की जाएगी समीक्षा। और देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा उत्तर प्रदेश में बिना किसी बाधा के हुई संपन्न। यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, सिर्फ मेधावी छात्रों को ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद मिलेंगी नौकरियां। तो चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के न्यायिक अधिकारी शरीक हैं। पीएम ने अपने संबोधन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामले में जल्द न्याय देने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जुटे देश भर के जिला न्याय अधिकारियों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन का शुभारंभ करने के साथ साथ पीएम ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्हें जारी किया गया। पीएम ने अपने संबोधन में जिला न्यायपालिका को न्याय की प्रथम सीढ़ी बताया। पीएम ने अपने संबोधन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामलों में जल्द न्याय देने की जरूरत पर बल दिया। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने लोकतंत्र संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाई है। पीएम ने बीते 1 दशक में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रयासों का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि जिला न्यायपालिका का बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी
पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। पीएम ने नए आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया। पीएम ने सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में इसको लेकर जिला न्यायपालिका को तेजी से प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका को न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ बताया। The quality of our work and the conditions in which we provide justice to citizens determines whether they have confidence in us and is a test of our own accountability to society. The district judiciary is therefore called upon to shoulder tremendous responsibility and is aptly described as the backbone of the Indian judiciary. स्वागत संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायपालिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम न्यायपालिका के लिए निरंतर सम्मान जाहिर करते रहे हैं। He has been an advocate for embedding Indian ethos into our laws, a thought we should be mindful of. He is dedicated to enhancing the ease of living, the ease of doing business, encouraging dispute resolution, and minimizing litigation. His perspectives and insights will serve as words of wisdom to us as we continue in our efforts to serve the common man better. लगभग 800 न्याय अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में अहम मुद्दों पर मंथन हो रहा है। इनमें जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे जैसे बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण शामिल हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज शहर में हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों से लोगों में व्यापार, रोजगार और सपनों को विस्तार देने का एक जो भरोसा है वो जागता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। तेज और सुविधाजनक रेल सफर सुनिश्चित करने की दिशा में शनिवार का दिन बड़ी सौगात साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए ये बड़ा कदम है। पीएम ने मेरठ लखनऊ, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल मार्गों पर इन सेवाओं का शुभारंभ किया। मेरठ लखनऊ वंदे भारत ट्रेन सेवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तीव्र गति से आरामदेह सफर का उपहार साथ लाई है। इससे पश्चिमी यूपी और प्रदेश की राजधानी अब और करीब आ गए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में नई वंदे भारत ट्रेनों को पीएम ने दक्षिण भारत के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। पीएम ने कहा कि पूरे दक्षिण भारत में वंदे भारत सेवाओं से पर्यटन और विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। पीएम ने वंदे भारत ट्रेनों को आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा बताया।
पीएम ने भारतीय रेल को सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने बीते एक दशक में रेलवे के विकास और विस्तार की तस्वीर भी सामने रखी। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें प्रमुख शहरों और केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। इससे सभी वर्गों को बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास के लिए पिछले एक दशक में हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया। देश भर में 1326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों के साथ साथ आम यात्रियों के लिए वंदे भारत सेवाएं बेहद लाभदायक सिद्ध हुई हैं। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित इन सेवाओं में 280 से अधिक जिले कवर हो रहे हैं। वंदे भारत की इस रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ने की देश की आशा आकांक्षा भी दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को लखनऊ, मदुरै को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। आधुनिक विश्व स्तरीय सेवाओं से सुसज्जित इन वंदे भारत ट्रेनों की क्या कुछ खास विशेषताएं आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा हासिल हुई है। पिछले 5 वर्षों के अंदर देश भर में चल रही 102 वंदे भारत ट्रेन के बेड़े में 3 और नई वंदे भारत ट्रेन मदुरै से बेंगलुरु, चेन्नई से नागरकोइल और मेरठ से लखनऊ के बीच शुरू की गई। मेक इन इंडिया के तहत बने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है और ये यात्रियों को बेहद पसंद आ रही है। लिहाजा बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है और जैसे जैसे इनके रैक तैयार हो रहे हैं, उन्हें अत्याधुनिक मांग वाले शहरों से चलाया जा रहा है। अभी तक देश के करीब सभी राज्यों से और कई राज्यों में 1 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के लोग मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से बेहद उत्साहित हैं। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से मेरठ से लखनऊ के बीच करीब 460 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसे पूरा करने में अभी करीब 8.5 घंटे लगते हैं। जाहिर तौर पर ये वंदे भारत ट्रेन मेरठ और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी और यात्रा के समय को भी कम करेगी। इससे इस इलाके में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। शनिवार को शुरू की गई 3 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन देश के कई महत्वपूर्ण शहरों और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस और हवाई जहाज की तर्ज पर बने वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से न सिर्फ लोगों को समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर यात्री काफी रोमांचित हैं। तमिलनाडु के लोग भी नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लाभदायक पहल मान रहे हैं। चेन्नई से नागरकोइल
वंदे भारत ट्रेन के सफर की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली न्यूज की टीम ट्रेन में सफर कर रही है अपने शर्मा के साथ, और यह ट्रेन सपनों की उड़ान भर रहा है। दक्षिण भारत के लिए यह तोहफा है, क्योंकि इस ट्रेन के जरिए न सिर्फ लोग एक स्थल से दूसरे स्थल तक जा पाएंगे, बल्कि यह ट्रेन आर्थिक और धार्मिक रूप से भी लोगों को समृद्ध करेगा। पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 5 से 6 घंटे की होती थी और मेरठ से लखनऊ की दूरी 10 से 12 घंटे की होती थी। मेरठ से जैसे दिल्ली दूर नहीं, अब मेरठ से लखनऊ दूर नहीं और लखनऊ से मेरठ दूर नहीं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके का डेवलपमेंट 2014 के बाद मेरठ में देखने को मिल रहा है। आज हमें वंदे भारत मिली है, उससे पहले एक्सप्रेस हाईवे मिले हैं। वंदे भारत ने एक नई क्रांति लाने का काम ये करेगी, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से यदि देखा जाए, या लखनऊ मेरठ से लखनऊ की जो दूरी जो 10 से 12 घंटे हुआ करती थी, आज 6 घंटे मात्र रह गई है। निश्चित तौर से जैसे दिल्ली दूर नहीं, ऐसी अब लखनऊ दूर नहीं है। 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा का अभूतपूर्व रफ्तार से विस्तार हुआ है। अभी वंदे भारत ट्रेनों में चेयर कार है। जल्द ही स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की तैयारी है। स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन पटरी पर आने के बाद ये लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाएगी, जो 4 से 6 घंटे का सफर कम करेगी। ये है नए भारत की नई पहचान, वंदे भारत ट्रेन। फिलहाल पूरे देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन का आवागमन जारी है, जो तकरीबन 280 शहरों को जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मदुरई से बेंगलोर कैंट, मेरठ से लखनऊ और चेन्नई से नागरकोइल के बीच 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, मदुरई। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज और अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। सबसे पहले राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, और कहीं ना कहीं लोगों के जो सपने हैं उन सपनों को एक नई परवाज देती है, ये एक नया विस्तार देती है। कैसे देखते हैं आप एक विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम कह सकते हैं इसे हम? निश्चित तौर पर जिस तरीके से वंदे भारत की जो परिकल्पना पहला की गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और पीएम मोदी ने जब ये कल्पना की थी उस वक्त शायद तमाम जो विपक्षी थे, विरोधी थे, उनको भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 100 से ज्यादा ट्रेनें चलाने में भारत सरकार कामयाब हो जाएगी। और आज के तिथि की अगर बात करें तो 52 जोड़ी ट्रेनें जो है वो पहले से चल रही थी, यानी 104 ट्रेनें जो है वो पहले से चल रही थी, और आज 3 ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया है, जो आंकड़ा 100 से पार करता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन की जो रफ्तार है, खिड़की से जो है आप इसका दीदार कर सकती हैं। पहला कि हम जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं ये चेन्नई से नागरकोइल की यात्रा कर रहा है, और नागरकोइल के ठीक बगल में कन्याकुमारी है, जहां धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर देखें तो यह ट्रेन दक्षिण भारत के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही विवेकानंद रॉक की बात करें, और जो लोग मदुरई उतरेंगे वो मदुरई स्टेशन पर उतरकर वहां से मीनाक्षी टेम्पल जा सकते हैं। यानी धार्मिक आस्था में जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राहत का पैगाम लेकर आया है। यह ट्रेन सुबह में 5 बजे चेन्नई से खुलेगी, दिन में 1:50 पर नागरकोइल पहुंचेगी, और फिर वहां से 2:20 में यह ट्रेन रवाना होगी, और रात में 11 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। तो आप आकलन कर सकती हैं कि जो सामान्य ट्रेन 12 घंटे पर जो है सामान्य श्रेणियों की जो ट्रेन है वो लगाते हैं, वंदे भारत ट्रेन 9 घंटे में लोगों को यात्रा कराएगी। तकरीबन 3-4 घंटे की जहां बचत होगी, उस समय के लिहाज से अगर देखें तो आज के जो मुसाफिर हैं वो हर हाल में ये चाहते हैं कि उनके समय की बचत हो, वो अपने गंतव्य स्थल तक आराम से पहुंचे। और इसके लिए जो अत्याधुनिक सुविधाओं से जो लैस यह ट्रेन है, यह ट्रेन हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्कों में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें अपने को कम्पीट कराता हुआ भी
दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल राजेश, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मदुरई से जो ट्रेन चली है उसमें मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकास की यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से वंदे भारत ये जो एक्सप्रेस है ये विकास को रफ्तार दे रही है, कहीं ना कहीं रोजगार को रफ्तार दे रही है। बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि विकास के इससे जुड़ते हुए हैं। चलिए, अभिषेक से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जैसे कि मैं अभिषेक से बात कर रही थी, अभिषेक से पूछ रही थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकास की यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ा है। हम जानते हैं कि जब विकास को रफ्तार मिलती है तो कहीं ना कहीं रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त होते हैं, कहीं ना कहीं पर्यटन बढ़ता है तो भी रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। तो जब रफ्तार मिलती है तो कई सारे अवसर हमारे सामने नजर आते हैं जो विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हैं। राजेश? हाँ शैला, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज में सुन रहा हूँ जी। हाँ, अपना सवाल दोहराएं शैला। राजेश, मैं कह रही थी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। नया अध्याय हम इसलिए भी कह रहे हैं जब विकास रफ्तार मिलती है, जब ट्रेनों को रफ्तार मिलती है तो कहीं ना कहीं रोजगार को रफ्तार मिलती है, कहीं ना कहीं पर्यटन को रफ्तार मिलती है तो भी रोजगार को रफ्तार मिलती है। इन तमाम नजरियों से देखा जाए तो विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम है हमारे देश के। देखिए, किसी भी देश की जो प्रगति है पहला, वो हर हाल में जो कनेक्टिविटी के मोर्चे पर जब समृद्ध होता है तो कहीं ना कहीं जो मुसाफिर है वो अपने गंतव्य तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि आर्थिक रूप से भी देश मजबूत होता है। और आपने देखा होगा कि दुनिया भर के मुल्कों में किस तरीके से हाई स्पीड ट्रेन की बात करें या फिर हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या फिर अन्य जो आवागमन के जो साधन है, उस मामले में हिंदुस्तान ने अपने को जो है वो दुनिया भर के देशों से कम्पीट करने की कोशिश की है। चाहे जल मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, सभी मार्गों पर भारत जो है प्रगति नई भारत दिख रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। राजेश, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में रेलवे में एक तरह से कह सकते हैं कि क्रांति सी आई है, तमाम पुरानी जो समस्याएं हैं उनके समाधान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ये हाई स्पीड ट्रेनें विकास को और रफ्तार देती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि आप जिस ट्रेन में मौजूद हैं वो वहाँ क्या कुछ खूबियां हैं उसमें? देखिए, जैसा कि आपने पहले वंदे भारत ट्रेन को देखा, 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद लगातार तकरीबन देश भर में 102 वंदे भारत ट्रेन जो है वो अभी दौड़ रही है। तकरीबन 200 जोड़ रही है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि लगभग जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को भी जोड़ रही है। तो जो कनेक्टिविटी है, एक तेज रफ्तार पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत 2019 में की गई। और 102 ये जो आंकड़ा है, 102 का आंकड़ा, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप पुराने आज से 8-10 साल के पहले के वक्त देखेंगे, बजट का उम्मीद करते थे, अनाउंसमेंट का इंतजार करते थे कब कोई ट्रेन लॉन्च होगी, और उसका लोग जो है पूरे साल राह देखते थे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि हर महीने 2 से 3 नई ट्रेनों की शुरुआत ये कनेक्टिविटी को कितना बूस्ट करेगी पूरे देश में। और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि कनेक्टिविटी खासतौर पर रेल के लिए, कि रेल को गति तो देश को प्रगति, ये पूरे भारत में देख सकते हैं। ना सिर्फ उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर जगह जो है आप वंदे भारत की कनेक्टिविटी देख सकते हैं। चेयर कार कोच है, तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। जैसे आप हवाई जहाज में सफर करते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं इसके अंदर। साथ साथ अब जो है जो मोदी सरकार का जो विजन है, जो रेल मंत्रालय जो करने जा रही है, वो इसका स्लीपर वर्जन, यानी कि स्लीपर वर्जन बहुत जल्द आप इसका स्लीपर वर्जन को भी पटरियों पे दौड़ते हुए देखेंगे। कुछ दिनों पहले स्लीपर वर्जन को लेकर के जो
लेकर के भी बेंगलोर में उसे बनाया जा रहा है, उसको लेकर के भी तैयारी की गई और ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद महीने 2 महीने के अंदर स्लीपर वर्जन के ट्रायल के बाद आप उसे ही पटरियों पर दौड़ते हुए देखेंगे। तो एक रेलवे के कायाकल्प का पिछले 8-10 सालों के अंदर जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा है, ये उसका एक नए भारत की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन बनाया जा रहा है और न सिर्फ इसकी डिमांड भारत में है बल्कि विदेशों में भी इस ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का कहना है कि जब तक इसकी आपूर्ति जो मांग है देश के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर उसको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इसको जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल पूरा फोकस चेयर कार पर है और स्लीपर कार पर है। चलिए, आप आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से वंदे भारत से जुड़ी ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर नीति जारी की और इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK सारस्वत भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनसे हमारी जीवन शैली में भी क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि विश्व की भावी अर्थव्यवस्था काफी हद तक जैव आधारित होगी। 21वीं सदी की अगली क्रांति जैव क्रांति होगी। So this is precisely the beginning of that kind of a revolutionary change, not only in the growth story of India or the world as such, but also in our own lifestyles and the way we also interact with each other or also adapt ourselves to the changing environments. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि IT क्रांति का नेतृत्व पश्चिम ने किया था। इस बार ये भारत के नेतृत्व में होने जा रहा है और भारत के पास बायो E3 क्रांति में अग्रणी बनने का अवसर है। The IT revolution was led by the West and it happened over here a little later. I think it's now going to be India's turn. And India has an opportunity to take a lead in this next revolution, unlike the last one. And why I'm saying so, because we are all members of the scientific fraternity, so we should have a sound reason about what we say, is that as far as the bioresources are concerned or the bioeconomy is concerned, we enjoy certain advantages which are not enjoyed by the West. A, that we have unlimited resources, unlimited bioresources in this Indian peninsula, beginning from the Himalayas right up to the marine. And this has remained either unexplored or underexplored because most of the governments in the past, and thanks to Prime Minister Modi for enabling us to get this policy released. दिल्ली में आयोजित ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि विश्व में चीन की समस्या एक आम समस्या है। हम दुनिया के अकेले देश नहीं हैं जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। आज यूरोप में भी चीन एक बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। My point is there is a general China problem. We are not the only country in the world which is having a debate about China. Go to Europe and ask them, what is today among your major economic or national security debates. It's about China. Look at the United States. It's obsessed with China, and rightly so in many ways. So the fact is, let's not make out as though it's only India which has a China problem. India has a China problem, a special China problem.
That's over and above the world's general China problem. और इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत जटिल होते हैं और उसके मुताबिक योजना बनानी होगी। What happens when you have multiple neighbors and, by definition, relationships with neighbors are very complicated. They're all democratic polities. Governments will change. There will be political debates in their country. Often we will be the center of those debates. It's natural. We are a big country. So we have to expect and plan for and build into our policy making an expectation that there will be changes, some more organic, some more disruptive in our neighborhood. और आपको बता दें कि कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शनों के जरिए प्रदेश की ममता सरकार पर महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। वहीं कोलकाता के रेप और दुष्कर्म मामले में सवालों के घेरे में फंसी तृणमूल कांग्रेस अपने बचाव की भरसक कोशिशों में लगी हुई है। इसी मामले को लेकर टीएमसी आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी केंद्र सरकार से दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान वाला कानून पारित करने की मांग कर रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस मामले में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक अलग अलग कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टरों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन किया है। वहीं आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जंतर मंतर पर शांति मार्च निकालने जा रही है। जंतर मंतर पर शांति मार्च निकालेगी डीएमए। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में ये शांति मार्च होने जा रहा है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजीकर घटना की पीड़िता के माता पिता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री को इस भयावह घटना के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता के विरोध से भी अवगत कराया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के दिल दहला देने वाले पत्र के बाद राज्यपाल ने ये कदम उठाया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी राजनीतिक कलाबाजी की माहिर हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बनर्जी राजनीतिक कलाबाजी के माहिर हैं, चोरी और सीना जोड़ी। ममता बनर्जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उनका टीएमसी का कार्यकर्ता ने इस काम में संलग्नता है। हमारे जो बंगाल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, ये तो चोरी और सीना जोड़ी वही काम कर रही हैं। उनके चेहरे पर इतना काली लगा है, दाग है बेटी के गैंगरेप का। इस प्रदर्शन से वो कालिख मिटने वाला है। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने कोलकाता मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर अपराधी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए अरिजीत सिंह द्वारा एक सशक्त गाना आर कोबे जारी करने के बाद अब प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने अपनी सिंगिंग टूर जो है वो स्थगित कर दिया है। पूरी दुनिया न्याय की मांग कर रही है सिवाय ममता बनर्जी के, जो अभी भी बंगाल पुलिस का इस्तेमाल अपराध को दबाने में कर रही हैं।
और आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय वाइस प्रेसिडेंट संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। Conflagrations in any part of the world, we may not be directly impacted by those conflagrations, but we get affected. And they affect whom? They affect most vulnerable communities and ecosystems globally. We must adopt people and nature-centric approaches with global leadership driving the mainstreaming of environmental protection and climate justice at all levels. These are issues that are deeply embedded in our civilization, in our scriptures. Fortunately, India's leadership in this global effort is heartening, is getting traction globally and globally acclaimed also. The government has demonstrated unwavering commitment to sustainable development and environmental stewardship, from ambitious renewable energy targets to initiatives balancing economic growth with ecological preservation. People from outside this country are wondering struck when they move into the countryside and find that renewable energy is becoming the normal. It's a new norm. It has reached the farmer, the village, the distant corner. The transition to clean and renewable energy is a cornerstone of sustainable development, mitigating climate change impacts while fostering economic growth and innovation. If we do not get into the groove of clean and renewable energy, our efforts for development will go down the drain. To preserve our efforts, to realize the fruits of our efforts, our commitment to this has to be absolutely unqualified and of the highest order. The world has acknowledged India's commitments by way of its actions, such as the launch of the Global Biofuel Alliance during G20 summit in 2023. It was a historic development, appreciated by all. But India took the lead during G20, a significant step towards a sustainable energy future and hence sustainable development and hence consequently a planet that will be habitable. India aims to become carbon neutral by 2070 and is expanding biofuel use in its transport sector. You must be getting from media day in and day out that this is getting traction. The use is getting increasingly more important. Electric vehicles, once there was a time it was a dream. It's now a ground reality. They are receiving unprecedented support, and the circular economy of which the Prime Minister talked from the Red Fort in 2014, it has turned into a revolutionary moment. This is increasingly getting emphasized in all our actions. However, friends, we must also focus on the optimal utilization and preservation of natural resources. They are limited. They are given by the nature. They are not for the benefit of an individual. We are in trusteeship of those resources. So there has to be optimal utilization and preservation of natural resources, and the utilization has to be premised based on our usage of actual minimal needs. It can't be dictated by our financial power. I have a word of caution for those who use the natural resources because they can afford by virtue of their fiscal muscle. They must never forget they are part of this earth, they are part of this system. Natural resources are for all,
to be equitably consumed and not to be inequitably utilized. Friends, तो देहरादून से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो आज के दौर की ज़रूरत है और हमें इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2070 तक जो कार्बन ज़ीरो होने का लक्ष्य है, इस दिशा में विश्व जो है वो भारत के प्रयासों की सराहना कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में आज से शुरू हो गई है और इसमें भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे 32 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। 2 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले सहित संघ के सभी शीर्ष पदाधिकारी और 32 संघ प्रेरित संगठनों के प्रमुख नेता शामिल हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं इस बैठक को, क्योंकि 3 दिन तक चलने वाली ये जो बैठक है इसमें संगठन के तमाम कार्यों की समीक्षा होगी, साथ ही साथ देश हित में भी चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल देश हित को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और जो सामाजिक परिदृश्य है, सामाजिक परिवर्तन है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं और जो 32 संघ से प्रेरित संगठन हैं उनके भी बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की बात की जाए तो आज वायनाड को लेकर चर्चा की गई थी कि वायनाड में किस तरीके से आपदा आने के बाद से संघ ने वहाँ पर राहत का कार्य शुरू किया था और संघ वहां पर राहत के कार्य को किस दिशा में लेकर अब तक कहां पहुंचाए, ये सारी डिटेल्स जो देश भर से लोग आए थे उनको दी गई। इसके अलावा किस तरीके से संघ का अगले चूंकि 100 साल का होने जा रहा है, संघ 1925 में स्थापना हुई थी, तो संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर क्या तैयारियां की जाएं और विजयदशमी से इसकी शुरुआत किस तरीके से की जाए, इस पर चर्चा की गई। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनको टारगेट किया गया और उनके पुनर्वास को लेकर संघ आगे किस तरीके की योजनाएं बनाई जा सकती है, वहां स्थिति किस तरीके से काबू में की जा सकती है, जो मंदिर तोड़े गए, इन ऐसे मुद्दों को लेकर वहां पर चर्चा की गई। इसके अलावा बात की जाए तो देश हित के लिए सभी को एकजुट कैसे किया जाए, उस पर भी जो है वो चर्चा की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज की बैठक में तमाम मुद्दों को एक एक करके चर्चा की जा रही है और अगले 2 दिन तक भी कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से संघ की ओर से जानकारी दी गई थी कि सामाजिक परिवर्तन खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर देखा जाए, बंगाल में जो डॉक्टर के साथ हुआ है इस तरीके की स्थितियां ना बने, तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है, महिलाओं को मजबूत सुरक्षा किस तरीके से दी जा सकती है, इन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल निशांत, और हमने अक्सर देखा है कि सरसंघ चालक जो हैं जब भी कोई सामाजिक मुद्दा होता है उस पर अपनी बात रखते हैं और कहीं ना कहीं वो बात जो है वो दूर तक जाती है, लोगों के दिलों में घर करती है। तो तमाम ऐसे ये जो मुद्दे हैं, जिस तरह से डॉक्टर वाला ये मुद्दा है और तमाम जो मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, उन पर आगे भी अगले जो 2 दिन तक बैठक होगी उसमें भी तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आरएसएस की जब से स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक आरएसएस समाज में परिवर्तन और चेतना लाने का काम करता रहा है और इसी का असर है। जब आरएसएस 100 साल पूरे करने जा रहा है तो इसकी 70,000 से ज़्यादा शाखाएं आज पूरे देश भर में लग रही हैं। वो दिखलाता है कि एक तरीके से ये सामाजिक संगठन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जनता के हित को लेकर, देश के राष्ट्र के हित को लेकर इसका क्या चिंतन है और उस चिंतन का ये असर हो रहा है कि समाज में परिवर्तन भी नजर आने लगा। और ऐसे में जब पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो इस बैठक में इस पर चिंतन होना स्वाभाविक है और आने वाले समय में किस तरीके से महिला सुरक्षा को देश भर में मजबूत किया जाए और उसमें संघ और इससे प्रेरित संगठनों की क्या भूमिका हो, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए निशांत, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर टीम ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की है। दक्षिणी पश्चिम जिले की साइबर टीम ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने 7 दिन तक 7 राज्यों में छापेमारी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 148 शिकायतों का निपटारा किया और ये साइबर ठग अलग अलग तरीकों से ठगी किया करते थे, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश से लेकर वर्क फ्रॉम होम, ड्राइवर, ट्रक प्लस कार्ड और कुछ वेबसाइट के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई एक झटके में उड़ा दिया करते थे। पुलिस को इनके पास से 42 मोबाइल फोन, 21 सिम, 6 ATM और 2 फर्जी आधार बरामद हुए हैं। केस में हमने टोटल 9 अरेस्ट्स को हमने इसमें अंजाम दिया और इसकी जो हमारे 4 स्टेट्स में इसकी हमारी अरेस्ट हुई। आर्मी के फ्रॉडुलेंट IDs लेके और खुद अपनी आर्मी की प्रोफाइल बनके खुद हवलदार सूबेदार बनके ऐसे घरों का हंट करते हैं और खुद इम्पर्सोनेट करके और आदमी को जो विंग कमांडर साहब इनको इंटाइज किया और इस क्राइम में फंसाया। इसमें हमारे टोटल 12 कंप्लेंट्स इसमें लिंक हुए हैं। हमें 18 लाख से ज़्यादा का इसमें ट्रांजैक्शन का इसमें हमें अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन मिला है। तो साइबर अपराध के बढ़ते मामले जो हैं वो चिंता का विषय हैं। इसमें निवेश संबंधी मामले भी शामिल हैं। कम समय में अधिक रिटर्न की लालच देकर झूठे WhatsApp या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है और निवेश करवाया जाता है, लेकिन ये पैसा कभी नहीं मिलता है। शेयर मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट है, मुझे हर स्टेट से कंप्लेन है मेरे पास। मेरी टीम के पास इंडिविजुअल लेवल पे 70-80 कंप्लेन पड़ी है। एवरेज लॉस 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का है। लोगों ने 15 करोड़ रुपए, गुजरात का बिजनेसमैन है, 15, जब उसने मुझे अमाउंट बताया मैंने कहा 15 करोड़ डाल दिया आप, कैसे ट्रस्ट कर लिया एक्ट। तो ये जो ऐसे ऑनलाइन घोटाले हैं उनसे सावधान करने के लिए DD न्यूज आपके लिए लेकर आ रहा है कार्यक्रम साइबर अलर्ट, जिसमें आज आप जान सकते हैं कि निवेश घोटालों से किस तरह से बचें और WhatsApp, टेलीग्राम, फेसबुक आदि पर किस प्रकार से आप सुरक्षित रहें। तो देखिएगा आज रात 9 बजे साइबर अलर्ट सिर्फ DD न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे निवेश से जुड़े घोटालों के बारे में। अरे वाह, 14% का रिटर्न इतनी जल्दी। मनी सर्कुलेशन स्ट्रीम, चिट फंड और क्रिप्टो का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स आ रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस में कैसे आप अपने आप को रख सकते हैं सेफ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी एप्लीकेशंस ये बड़ी आसानी से हैक हो सकती हैं। इनके OTPs भी जा सकते हैं। और
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर राज्य भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन मौजूद थे। इस साल की शुरुआत में उनकी पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। असम के सीएम और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होगा तो हमें साथ मिलकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जेएमएम घुसपैठियों का खिलाफ आवाज उठाते हैं तब हमारा जेएमएम का साथ में भी एक साथ काम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले जेएमएम को निर्णय लेना है कि मैं घुसपैठियों का खिलाफ में हूं या मैं तुष्टीकरण का राजनीति करता हूं। अगर जेएमएम काल बोल लेते हैं कि मैं तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करता हूं और मैं घुसपैठियों का खिलाफ में हूं, तब हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हम सबका साथ एक साथ काम करने के लिए हम तैयार हूं। और असम विधानसभा में जुमे की नमाज पर ब्रेक खत्म करने के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने असम के सीएम पर एक विवादित बयान दिया है। तेजस्वी यादव के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कोई क्या बयान देता है, इससे हमारा कार्य नहीं रुकेगा। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरयवती आगे ही जाना है। तो जुमे की नमाज पर असम विधानसभा ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब असम विधानसभा में शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। असम के सीएम ने कहा कि ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। इस फैसले पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। आपको बता दें कि असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। अब सरकार ने नियम बदल दिया है और आगे से शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सकुशल संपन्न कराने में वे सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी की भर्ती 60,000 से कुछ अधिक की है। आने वाले 1 साल में कुल 1 लाख लोग विभाग में लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। और उत्तराखंड में केदारनाथ से गौचर के बीच भीमबली के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल कास्ट्रल एविएशन का ये हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, इसकी रिपेयरिंग होनी थी, इसलिए MI-17 हेलीकॉप्टर से इसे लिफ्ट किया जा रहा था। तभी वायर टूटने से कास्ट्रल हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। हादसे में किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके बावजूद घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF के जवानों ने हेलीकॉप्टर के मलबे में सर्चिंग भी की है।
और मौसम विभाग ने 3 दिन तक के लिए तेलंगाना राज्य के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव चक्रवात में तब्दील होकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में केंद्रित हो सकता है। इसके अलावा मौसमी हवा का दबाव क्षेत्र बनने से भी कुछ जिलों में भारी वर्षा और अन्य मध्यम वर्षा का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को कई जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। मुलुगु जिले के मल्लमपल्ली में 5.6 सेंटीमीटर, वारंगल जिले के नल्लाबेल्ली में 4.2 सेंटीमीटर, डुगोंडी में 4 सेंटीमीटर और भदाद्री कोठागुडेम जिले में 3.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने स्थानीय निवासियों को अगले 3 दिन तक आवश्यक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों से दूर पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दबाव में तब्दील हो गया है। ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश की आशंका है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। कंट्रोल करना हो तो उसके लिए अरेबियन सी और इंडियन ओशन को कंट्रोल में लेना बेहद जरूरी है। इंडिया की ओशन बाउंड्री तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी है। वहीं इंडिया ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ठीक बीच में पड़ता है, जिसके जरिए वो ट्रेड और बिजनेस से लेकर दूसरे स्ट्रेटेजिक